डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की जो पेपर हुई थी कुछ मुझे लगा एक वन फोर्टनाइट हुआ होगा या कुछ दिन, शायद जून में हुई है, एक महीने। और इसकी पेपर आपको पता है पेपर वन मैंने एनालाइज किया था एक झटके में। लेकिन ये पेपर टू एक दूसरी लेवल पे है। आपको पता है आरपीएससी में पिछले साल भी मैंने एनालाइज किया था। यदि आप जानते हो तो आपको पता होगा कि ये किस लेवल पे क्वेश्चन को ले जाते हैं और कितना ज्यादा आपको ये दूर तक ढकेलने की कोशिश करते हैं, थॉट में, इंफॉर्मेशन में एंड सम आर्बिट इंफॉर्मेशन में भी। आज जब मैं इसको एनालाइज कर रहा था 150 क्वेश्चन, तो मेरा तो पेशेंस जवाब दे गया, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बन गया 75 में, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा आपको बताने की जरूरत पड़ रही थी हर क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि मैं इसको 2 पार्ट में ला रहा हूं। आपके लिए भी ये अच्छा है, कि अदरवाइज तो ये 3 घंटे का भी से भी ज्यादा होता, अनमैनेजेबल। So today we are discussing RPSC Assistant Professor Political Science एग्जाम, जो दो पेपर हुआ था। पेपर 2 ये है, पेपर 1 ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं, उसमें 150 क्वेश्चन थे, उसके 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में एनालाइज कर रहे हैं विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। गौर से सुनिएगा, आपको काफी फायदा हो सकता है। लेट अस बिगिन। इसके पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें हम लोग शुरू, मेरा आपको ये बताना कर्तव्य और आपका जानना ये अधिकार है कि फाउंडेशनल क्लासेस ये फर्स्ट टाइम पॉल साइंस हेल्प के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। कि जो टेस्ट सीरीज तो कुछ सालों से आप लोग हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, आपको उससे फायदा होता है, लेकिन उसके पहले यदि एक फाउंडेशनल क्लास लिया जाए, ऐसे कई स्टूडेंट ने कहा कि सर एक फाउंडेशनल क्लास हो जाती, कुछ एक बेसिक नॉलेज हो जाता, और फिर तब हम लोग यदि करते। बेसिक नॉलेज मीन्स एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोगों ने पढ़ाई है, तो उसको लेकर के मैंने ये स्ट्रक्चर किया है 2 महीने के लिए, बिफोर द टेस्ट सीरीज स्टार्ट्स फॉर बोथ सीयूईटी पीजी एंड यूजीसी नेट। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटे मोटे ये क्या है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर के साथ paulsciencehelp@gmail.com में। ये तो आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि दीज बुक्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट एफोर्डेबल बुक। ऑफ कोर्स ये अमेजन पे हैं, जिनको कि अभी आप लर्न कर रहे हो कि कैसे जो है डिजिटल फॉर्म में, लेकिन जिस तरह से यूपीआई को आप लोगों ने अडॉप्ट किया है, उसी तरीके से अब देखोगे फ्यूचर इज ऑनलाइन बुक, क्योंकि वो आपको कंट्रोल देती है और आपको जिस प्राइस पॉइंट पे देती है वो इम्पॉसिबल है हार्ड बाउंड कॉपी में। तो आप उसका फायदा उठाइए। अभी भी जो है यूजीसी नेट की गाइड जो है इंस्टा मोजो पे है, जो कि पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। ये सब लिंक यहाँ तो क्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक दिए जाएंगे। आइए अब क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। और उससे पहले, जैसा मैं हर पेपर में थोड़ा एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन है, ये कहने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग आरपीएससी के कुछ साल के क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल पे भी, तो आपको पता होगा कि ये एक अलग ही लेवल में क्वेश्चन पूछते हैं। कट ऑफ जनरली लो जाती होगी, कई क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं इसमें, जो कि दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन आपको थोड़ा क्लू दे देते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। इसमें आपको 2-3 तरह क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो मीडियम लेवल, जिसको कि डूएबल है, यदि आपके पास नॉलेज है तो कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी हैं। कुछ क्वेश्चन खासे टफ हैं, उनको आप अर्बिट नहीं कर सकते, वो सीधे इतना अंदर चले गए जितना कि नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट नहीं जाता है, डिफिकल्ट है। तो वो डिफिकल्ट है बट अर्बिट नहीं कर सकते। तीसरे लेवल के क्वेश्चन में, जिसको बकवास बोलता हूँ, अर्बिट क्वेश्चन है, अननेसेसरली पूछा गया है डेट्स एंड वैसे वैसे ऑब्सक्योर फैक्ट्स जिसे याद करना की कोई जरूरत ही नहीं है। इस 3 टाइप के क्वेश्चन से बना है, तो आपको यहाँ पे कोई इजी एसेस तो क्वेश्चन दिखेगा नहीं, लेकिन ये स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन बन सकता है। मैंने कोशिश किया है कि आप देख रहे हैं इस तरह के जो पीले इंफॉर्मेशन है, उससे मैंने काफ़ी इसको भरा है। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी यदि आप ऐड करेंगे, तो ये 300 क्वेश्चन है, ये मेरे अनुसार से 2000 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। इससे आप पूरी तरीके से एक तरह से तैयारी का बेस भी बना सकते हैं, अपने नॉलेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो विद दिस जनरल ऑब्जर्वेशन, लेट अस बिगिन। Which of the following theorists of commercial society defined civil society as a moral community? एक तो बहुत अजीब ढंग से, theorist of commercial society मतलब बोर्जोजी सोसाइटी, जो मर्चेंट एंड बिजनेसमैन की सोसाइटी जो बनी थी, जिसको आप मर्केंटाइल सोसाइटी कह सकते हो, ब्रिटेन में और यूरोप में उस समय की बात हो रही है। तो उसमें सिविल सोसाइटी को मोरल कम्युनिटी किसने कहा था? यहाँ पे आप गेस इसलिए कर सकते हो कि जो स्कॉटिश स्कूल है वो अपने मोरल फिलॉसफी के लिए जाना जाता है।
यदि आप इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, तो उसके जो थिंकर्स हैं, डेविड ह्यूम स्कॉटिश मोरल फिलॉसफी के, एडम स्मिथ जो इकोनॉमी के फादर भी कहलाते हैं, फ्रांसिस हचिसन जो इसके फाउंडर माने जाते हैं, एडम फर्गुसन हैं, तो ये जो है मोरलिटी, आइडियलिज्म, इथिक्स की ह्यूमन नेचर जो है वो इस टाइप का है कि वो मोरल लॉ को जो गॉड गिवन है उसको अपने रीजन से समझ सकता है, इस तरह का बिहेव कर सकता है कि उसका भेद अच्छे और बुरे का उसे समझ में आता है, वो अच्छा काम करना चाहता है। इस टाइप की जो बातें करने की जो बात है वो स्कॉटिश स्कूल ऑफ मोरल फिलॉसफी से जुड़ी हुई है। यहाँ पे जो दूसरे दिख रहे हैं, लाइक कैम्ब्रिज स्कूल जो है, वो एक तरह का कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लासिक टेक्स्ट के लिए जाने जाते हैं। फ्रेंच थ्योरीज तो कई चीज़ों के लिए, फ्रेंच थ्योरीज देखेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग जो, सॉरी, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है उसके लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं फ्रेंच। जैसे जर्मन स्कूल जो है वो क्रिटिकल थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। इटालियन थ्योरिस्ट यदि आप देखेंगे तो अधिक से अधिक वो इलीट थ्योरी, जितने भी रॉबर्ट माइकल से लेके और विल्फ्रेड पैरेटो हैं, मोज़्का एंड ऑल, ये सब काफ़ी ज़्यादा जो है आप देखेंगे कि इटालियन स्कूल इज फेमस फॉर इलीट थ्योरी। सो स्कॉटिश थ्योरी। Who among the following took initiative in 1997 into how the United Nations should be reformed? ये क्वेश्चन इजी है इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि केवल आपको ये जानना है कि 1997 में इस चारों में से कौन जो है सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के। आपको पता है कि जो गुटरेस हैं वो तो अभी, एंटोनियो गुटरेस ओलिवेरा लिखा है, शायद उन्हीं का फर्स्ट नेम होगा। तो एंटोनियो गुटरेस तो अभी के हैं। बान की मून यदि आप देखें तो 2007 से 2016 तक रहे, काफ़ी लंबे समय तक। बुतरोस गैली जो हैं, इनका कंट्री भी आप देख सकते हैं, कई जगह पूछा जाता है। इजिप्ट के थे 1992 से 1996, और 97 से 2006 तक जो रहे हैं वो घाना है, ओके, घाना के कोफी अन्नान। तो कोफी अन्नान जो है 97 में होंगे, और उन्होंने ही जो है यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म करने का बीड़ा उठाया भी था, तो कोफी अन्नान। तो ये एक आसान क्वेश्चन है, आपको केवल ये जानना है, फिर से मैं कह रहा हूं कि 97 में कौन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग द launch of the Global Biofuel Alliance on 9 September 2023 on the sidelines of G20 Summit in New Delhi? इस लेवल का इंफॉर्मेशन जनरली कोई रखता नहीं है स्टूडेंट। अब 9 सितंबर को साइड लाइन पे G20 की जो हुई थी समिट इंडिया में, उसमें बायोफ्यूल अलायंस हुआ था, उसमें कौन कंट्री नहीं था? इसमें ये कहते हैं चाइना नहीं था, अब बस मान लीजिए, छोड़ दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इन हिज बुक द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम डिस्क्राइब द स्टेट एज एन इंस्टिल्ड मेंटेलिटी फॉर ऑर्डरिंग रियलिटी? आपको केवल ये जानना है कि किसने लिखा है इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम, दैट्स ऑल। और आपको ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन खुद दे रहे हैं कि उन्होंने ही कहा है स्टेट को इंस्टिल्ड मेंटेलिटी फॉर ऑर्डरिंग रियलिटी। मतलब इसका मायने आप समझिए कि जो रियलिटी को एक तरह से आपको एक ऑर्डर में रियलाइज करवाना, जो समाज का जो भी सोशल अरेंजमेंट है, उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे उसको मैनेज किया सकता है, इन सब को एक तरह से जो मेंटेलिटी जो उस रियलिटी को ऑर्डर करती है और ऑर्डर्ड वे में रियलाइज करती हुई स्टेट है। इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम कौन लिखते हैं, बस ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, मोरी बकचिन। मोरी बकचिन इसलिए भी जाने जाते हैं, मेरे प्रोनाउंसिएशन में मत जाइएगा, आप उसको अच्छा प्रोनाउंस कर सकते हैं, मोरी बकचिन। ये जो है सोशल इकोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। ये जो टर्म है सोशल इकोलॉजी, इसको और पढ़ लीजिएगा, इसके क्या मायने होते हैं। लेकिन एक तरह से आप सोशियोलॉजी ऑफ इकोलॉजी भी कह सकते हैं, कि कैसे पूरे सोशल स्ट्रक्चर में, हमारे सोसाइटी में इकोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इकोलॉजी के जो थॉट हैं उसको प्रिजर्व करने की जो थॉट है, यदि हमारे सोशल डिस्कोर्स में आ जाए, तो सोशल इकोलॉजी से जुड़े हुए मरी बख्शी ने, उन्होंने लिखा है इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम। याद कर लीजिए एक बार, तो हमेशा आपको ये हेल्प करेगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, हु बिलीव्स दैट पॉलिटिकल साइंस स्टैंड्स मिडवे बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स? अब ये तो बस जानते हैं तो जानते हैं, अदरवाइज इस तरह की नॉलेज आपके पास नॉर्मली होती नहीं है। इन्होंने आंसर दिया है लॉर्ड ब्रायस। यहाँ पे लॉर्ड ब्रायस की जो बुक है, कौन सी है, कॉमनवेल्थ करके कुछ बुक है, वेरी वेरी फेमस बुक लॉर्ड ब्रायस की, आप
जान लीजिएगा। इन्होंने काफ़ी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पे भी काम किया है, गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस पे भी इन्होंने लिखा है, लॉर्ड प्राइस। तो वो है डेविड ट्रूमैन यहाँ पे दिखते हैं, तो चलिए कुछ हम लोग इसमें नॉलेज बढ़ा सकते हैं। डेविड ट्रूमैन जो है प्लूरलिज्म के थिंकर माने जाते हैं, प्लूरलिस्ट थ्योरी या ग्रुप थ्योरी आप कह लीजिए। इनकी जो बुक है द गवर्नमेंट प्रोसेस, पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन पब्लिक ओपिनियन, ये वन ऑफ द सेमिनल है ग्रुप थ्योरी पे, डेविड ट्रूमैन। यहाँ पे आपको हेंज इलाउ दिखते हैं। हेंज इलाउ जो है उन्होंने जॉन वाहल्के के साथ में पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन नाम की बुक लिखी थी, और उसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रोल्स जो हैं, जो हम लोग चुन के भेजते हैं, जैसे कि एक डेलीगेटिव रोल है, ट्रस्टी रोल है, पॉलिटिको रोल है, और भी कई तरह के रोल उन्होंने बताए हैं कि रिप्रेजेंटेटिव के क्या क्या रोल एंड फंक्शंस हैं। तो रिप्रेजेंटेशन पे जो है खासा काम हेंज इलाउ ने किया है जॉन वाहल्के के साथ मिलकर के। इसके अलावा चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इन्होंने जो है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन की भी थ्योरी इन्होंने दिया है। डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन ये कहते हैं कि जो डेमोग्राफी है उस कॉन्स्टिट्यूशन की, बस उसको यदि आप सीधा सीधा रिप्रेजेंट करते हो अपना बिना कोई दिमाग दिए हुए, तो डिस्क्रिप्टिव है। जब सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन है कि जब आप उससे ऊपर उठ जाते हो और आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के कॉमन गुड के लिए क्या है आप उसके लिए सोचने लगते हो, तो सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन का रोल आप निभाते हो। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज एक्सप्रेस द व्यू दैट रूसोज ideological method of social contract theory is the conclusion of Locke's idea which he developed in the Hobbesian manner। अब ये तो इतना अच्छा है कि लॉक के आइडिया का कल्मिनेशन है रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उन्होंने हॉब्सिनियन मैनर में किया है, एब्सोल्यूट स्टेट। यहाँ पे एब्सोल्यूटिज्म जो है वो जनरल विल में दिखती है, वहाँ पे एब्सोल्यूटिज्म जो है वो एब्सोल्यूट स्टेट या सॉवरेन में दिखती है, और यहाँ पे वही एब्सोल्यूटिज्म जो है वो जनरल विल में दिखती है, विच कैन फोर्स वन टू बी फ्री। उस टाइप की बात दोनों टोटलिटेरियनिज्म के प्रणेता माने जा सकते हैं, ऐसा कहने वाले डनिंग थे। डनिंग का पूरा नाम जो है आप यहाँ पढ़ सकते हैं, विलियम आर की बार डनिंग। तो W.A. डनिंग, जिन्होंने कि हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, जैसे कि सबाइन ने लिखा है उस टाइप का इन्होंने भी लिखा है, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1905 में इनकी बुक है। तो ये काफ़ी थिंकर के बारे में इन्होंने कहा होगा, उसमें से एक ये है, जस्ट जान लीजिए। दिस ऑल आर वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। 7 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रैशनल चॉइस थ्योरी। ये आप जो है आराम से कर सकते हैं, इसको मैं मीडियम लेवल का बोलूंगा। यदि केवल आप रैशनल चॉइस थ्योरी जानते हैं तो इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ये खुद क्वेश्चन रैशनल चॉइस थ्योरी को एक्सप्लेन भी करता है, जैसे रैशनल एक्टर ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर इंटरेस्ट। मतलब कि रैशनल एक्टर क्या है, वही है जो अपने स्वार्थ से जो है अपने स्वार्थ को, अपने इंटरेस्ट, अपने प्रेफरेंस को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपने बारे में ही सोचना चाहता है, वो रैशनल एक्टर है। The happiness is derived from a choice which is qualitative for comparison। कोई क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव फॉर कंपैरिजन। रैशनल एक्टर ऑलवेज जो है कैलकुलेट करता है, उसके पास दिमाग में हमेशा कैलकुलेटर चलता है, कोई क्वालिटेटिव कंपैरिजन नहीं होती। तो ये गलत हो गया, क्वांटिटेटिव बदले क्वालिटेटिव दे दिया। थर्ड देखिए, रैशनल चॉइस थ्योरी एज्यूम्स दैट इंडिविजुअल्स आर रैशनल एक्टर, ये तो पहला प्रिंसिपल है, यस। एंड फोर्थ है, द मोटिवेशन टू मैक्सिमाइज पर्सनल बेनिफिट ड्राइव्स रैशनल एक्टर, यस। पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, मतलब अपना जो स्वार्थ है वो कैसे आगे बढ़ाएं, ये रैशनल एक्टर का मोटिवेशन उसी से गाइडेड होता है। तो ये सेकंड जो है जहां क्वालिटेटिव देखे उन्होंने इसको आसान बना दिया है। 8वें नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर वाज नॉट डिस्कस्ड इन एसई फाइनड। ये सब घिसा पिटा है जो कि मेरे यूजीसी नेट गाइड में मिलेगा। एसई फाइनड ने कितने तरीके से पॉलिटिकल कल्चर को डिस्क्राइब किया है, उन्होंने कहा है मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर, लो, मिनिमल एंड डेवलप। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पार्टिसिपेंट बिल्कुल नहीं आएगा, बाकी डेवलप, लो, मैच्योर आएगा। तो ये आसान बन जाता है। आइए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कंसेप्शंस of power focuses more on production or generation of power, less on actual exercise of power। अगेन ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान नहीं होता टैकल करना जब तक आप बहुत डीप में नहीं जानते हो, लेकिन यहाँ पे यदि आप हाना आरेंट को देखें तो वो कहते क्या है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, पावर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अस टू रिमेंबर कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि ये डे टू डे हम लोग इसको देख भी सकते हैं। पावर एज को क्रिएशन इन ग्रुप बाय कम्युनिकेशन टू रियलाइज पब्लिक रियल। पावर विथ को वो प्रश्रय देती हैं अगेंस्ट पावर ओवर। मतलब जब मिल करके आप बातचीत के द्वारा, डायलॉग के द्वारा और पब्लिक स्पेस में
जहाँ पे कि सबके लिए इक्वल स्पेस है, वहाँ पे जब आप मिल के कुछ क्रिएट करते हैं जिससे कि ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती है, लाइफ की क्वालिटी या कंडीशन बेहतर होती है, तो वो ताकत है, वो पावर है। तो यहाँ पे देखिए फोकस किस चीज पे है कि हाउ पावर इज प्रोड्यूस, नॉट हाउ पावर इज एक्सरसाइज्ड। तो यहाँ पे ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन पे फोकस है। तो ठीक है, बहुत ही महीन क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बट अच्छा। यहाँ पे आपको माइकल वॉल्जर दिखते हैं, वी ऑल नो कम्युनिटेरियन थिंकर, एंड कैन यू गेस कि इनका जो सबसे फेमस जो थेसिस है वो क्या है माइकल वॉल्जर का? यस, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का। इगैलिटेरियनिज्म भी आप सोच सकते हैं एक तरीके का इनका जस्टिस जो वो देते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी में। रॉबर्ट नॉजिक दिखते हैं इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिए, जॉन रॉल के कोई बताने की जरूरत नहीं है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड इन द डिकेड ऑफ 70s, अब देखिए 70 के दशक में, सजेस्टेड फॉर रिड्यूसिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर। दो क्लू देते हैं कि 70 में कौन सी बनी है। देखिए ये 70 में बनी नहीं है, वोरा कमेटी 1990s की है, दिनेश गोस्वामी कमेटी भी 70 में नहीं बनी है, केवल एक ही है जो 70 में बनती है। तो आपको सेकेंड इंफॉर्मेशन या सेकेंड क्लू जानने की भी जरूरत नहीं है कि 21 साल से 18 साल तक जो घटाया, लेकिन ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तारकुंडे कमेटी, तारकुंडे कमेटी जो है कई जगह ये लिखा हुआ है कि जेपी के इंसिस्टेंस पे ये बनी थी और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म की थी। मिस्टर तारकुंडे इसके चेयरपर्सन होंगे और इन्होंने जो बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे सुचिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्टोरल सिस्टम में, उसमें घटाने के भी, तो उससे सब्सिक्वेंट कमेटी ने भी घटाने की बात कही। और बाद में आपको पता है किस अमेंडमेंट से ये घटाया गया? 61st। यस, ये सब जो कमेटी है उसके सब जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है या रिकमेंडेशन वो मैंने दिया। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, एंड एन वोरा कमेटी जो है 1993 में बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के बाद क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और दिनेश गोस्वामी कमेटी बहुत सारे रिकमेंडेशन देते हैं जो इंप्लीमेंट की गई है, लाइक इंक्रीजिंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट, और 2 से अधिक सीट पे खड़े नहीं हो सकते हैं, लाइक दैट। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन तो मतलब ऐसा है कि मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूँगा। 4 नंबर जो इसका ऑप्शन है मैच कर लीजिए। ये कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि 1957 से लेके 2004-2019 में कितनी पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन में। अब इस तरह से कौन याद रखता है? थोड़ी बहुत गेस जरूर कर सकते हैं। जैसे आप ये गेस कर सकते हैं, मैंने गेस किया कि 51 में जो है 40 से अधिक पार्टी थी, यहाँ पे एक ही दिखता है 53, तो बी का 1 होगा। लेकिन बी का 1 से भी केवल 50-50 गेम आप खेल सकते हैं, सो खासा डिफिकल्ट। आंसर है 4। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ MQ-9B रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट? इंडिया को ये इक्विपमेंट या ये जो आर्मरी है ये किसने दिया है? तो ये यूएसए ने दिया है। वैसे ये कई जगह न्यूज में आई थी, लेकिन इतना भी कोई पॉपुलर नहीं है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है। एसोचेम कब स्टैब्लिश हुआ था? इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछनी चाहिए नहीं, लेकिन ये सब वन ऑफ क्वेश्चन है जो कि है अकवर्ड, लेकिन इसको टफ तो कुछ नहीं कहते। इसमें क्या टफ है? तो कोई भी बता सकता है, 5वीं क्लास का बच्चा भी बता सकता है यदि याद है तो। इसका आंसर है 1920, यदि आप एक बार याद रख लें शायद। एसोचेम आपको पता है ना क्या है? ये इंडस्ट्री एसोसिएशन है, एसोचेम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसी तरह की फिकी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिकी। और इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक तरह का इंटरेस्ट ग्रुप आप कह सकते हैं, या प्रेशर ग्रुप भी कह सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, जो आलमंड ने कहा था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा डिड द भारतीय जनता पार्टी इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी फॉर द फर्स्ट टाइम? ये मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि ये ध्यान रखिए कि कौन सी लोकसभा कब है, पीरियड। जैसे अभी 18th है, यदि आप इसको बैकवर्ड काउंट करें तो आप पहुंचेंगे 11th लोकसभा में, जो कि 1996 में हुई थी। और उसमें पहली बार जो है वाजपेयी जी प्रधानमंत्री भी बने थे फेमसली। 13 दिनों के लिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसको किसी पार्टी का समर्थन नहीं मिला, इसके चलते वो सरकार गिर गई थी। फिर जो खिचड़ी सरकार बनी, देवगौड़ा जी आए, फिर कुछ दिन के लिए इंदर कुमार गुजराल आए, और उन सब के बाद 98 में जब इलेक्शन हुआ तो इस बार बीजेपी को भी पूरी बहुमत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपने सहयोगी को ढूंढ निकाला और फिर वो सरकार जो है 1 साल चली। उसकी भी अजीब कहानी है। 99 में वो सरकार केवल 1 वोट से गिर जाती है। बहुत ही हैरत अंगेज
ढंग से जो है लोकसभा में वोटिंग होती है और आश्चर्यचकित ढंग से जो है एक वोट से सरकार गिरती है और फिर इलेक्शन होते हैं 98 में और फिर बीजेपी जो है और ज़्यादा सीट लेके आती है और फिर वो 2004 तक सरकार चलाते हैं। 2004 में भी सरप्राइजिंगली जो है वो बीजेपी हारती है, जिस समय कि किसी को आशा नहीं थी कि बीजेपी हारेगी और फिर 10 साल तक जो है एक कांग्रेस लेड कोलिशन गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी की बनती है। तो 11th लोकसभा जो था 96 का, उसमें फर्स्ट टाइम बीजेपी को आता है बहुमत। तो इसका लेसन ये है कि 18th अभी है, पिछला 17th, फिर 16th। तो आप यदि ऐसे देखेंगे तो 16th लोकसभा वो था जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला अपने दम पे 282 सीट। तो जो 16th तो 15th लोकसभा एंड 14th लोकसभा जो है वो कांग्रेस की सरकार थी। 13th लोकसभा जो है वो वाजपेयी जी की सरकार थी 1999 से 2004 और 98 से 2004, और उसके पहले जो है 12th और फिर 11th लोकसभा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिस। पोलिस जो है वो सिटी स्टेट को कहते हैं। उस समय के लिए वही स्टेट था, जैसे एथेंस, स्पार्टा एंड मैसेडोनिया एंड ऑल। द पोलिस प्रोवाइड, आप इसको स्टेट पढ़ सकते हैं, द पोलिस प्रोवाइड्स द इकोनॉमिक प्रीरिक्विजिट फॉर मोरालिटी, इकोनॉमिक एंड मोरल नीड्स आर इंटरट्वाइंड। मतलब यदि आपके पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी है तभी आप मोरालिटी को फॉलो भी कर सकते हो। गरीब आदमी के लिए कोई मोरालिटी नहीं होता, भूखा आदमी के लिए कोई धर्म नहीं होता। द पोलिस प्रोवाइड द एजुकेशनल कंडीशंस अपॉन विच द कल्टिवेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ मोरल वर्चू डिपेंड्स। मतलब कि आप मोरल वर्चू जो है और कल्टिवेट मोरल वर्चू को केवल स्टेट में रह के कर सकते हो। द पोलिस प्रोवाइड द सोशल प्री कंडीशन ऑफ आवर इथिकल गुड, वहीं पे आप जो है इथिकल गुड को भी अचीव करने की कोशिश कर सकते हो। मतलब मोरल एंड इथिकल लाइफ जो है आप स्टेट में ही जी सकते हो। आप यदि सुन के आपको यदि हेगल की याद आती होगी इथिकल लाइफ, तो इसलिए क्योंकि हेगल एरिस्टोटल से काफी प्रभावित थे। ये तीनों ही बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, तीनों ही सही है, आप इसको गेस भी कर सकते हैं। इस तरीके से स्टेट को देखना, एक मोरल एंड इथिकल इंस्टीट्यूशन। Who among the following authors stated that the Machiavelli believes in a permanent economy of violence? ये तो आप जानते हैं तो जानते हैं, लेकिन एक बार जान लीजिए। ये कहने वाले जो हैं सेल्डन वोलिन हैं। अब सेल्डन वोलिन जो एक क्रिटिक भी हैं और काफ़ी इन्होंने लिखा भी है बहुत सारे थॉट्स पे, और टोटलिटेरियनिज्म पे भी लिखा है, डेमोक्रेसी जो फ्लॉड डेमोक्रेसी होती है उस पर भी लिखा है। इनकी सबसे जो फेमस बुक है डेमोक्रेसी इनकॉर्पोरेटेड, मैनेज्ड डेमोक्रेसी एंड द स्पेक्टेयर ऑफ इनवर्टेड टोटलिटेरियनिज्म। मतलब जो कहने को डेमोक्रेसी लेकिन वो टोटलिटेरियनिज्म है, सेल्डन वोलिन। अब यहाँ पे G.A. पोकोक दिखते हैं, तो इनका देखिए, इनकी जो कुछ बुक है ये बेसिकली रिपब्लिकनिज्म और हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज के लिए जाने जाते हैं, G.A. पोकोक। तो इनकी जो पॉलिटिक्स, लैंग्वेज एंड टाइम नाम की बुक 1989 की, इसको याद रख सकते हैं। द मैकियावेलियन मोमेंट, फ्लोरेंटाइन पॉलिटिकल थॉट एंड द अटलांटिक रिपब्लिकन ट्रेडिशन। कैसे जो है मैकियावेली की जो रिपब्लिकनिज्म की जो थॉट है वो कैसे अटलांटिक के दोनों साइड में, यूएसए और वेस्टर्न यूरोप के रिपब्लिकनिज्म को प्रभावित करती है, इस बुक में उन्होंने लिखा है। यहाँ पे आपको लियो स्ट्रास दिखते हैं, एक नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थिंकर आप कह सकते हैं। तो उनकी जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ जो क्लासिकल टेक्स्ट के लिए जाने जाते हैं, एक जिसको एसोटेरिक वे ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं, कि मतलब लियो स्ट्रास का मानना था कि उसमें छुपा हुआ रहस्य है जिसको पढ़ने के लिए आपको एक ज्ञान की आंखें चाहिए, क्योंकि जो थिंकर है उस समय में जो बात बोलता है उसको वो एक तरह से छुपा के बोलता है, जिससे कि सब लोग उसको समझ नहीं लें, जिससे कि उसको उस समय में समाज में परेशानी न हो। तो उसको पढ़ने के लिए बिटवीन द लाइन आपको पढ़ना पड़ता है, इस तरह की बात। तो इसोटेरिक नेचर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये जो है रिजेक्ट करते हैं हिस्टोरिसिज्म और रिलेटिविज्म को। तो एक वैल्यू मतलब प्लूरलिज्म इनके थॉट में नहीं है, एक वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। क्रिटिक ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी भी लियो स्ट्रॉस माने जाते हैं। क्विंटन स्किनर यहाँ दिखते हैं, जो कि कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन, जो कि टेक्स्ट को उसी के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रख के समझने की कोशिश करते हैं। आंसर है सेल्डन वोलिन। Which of the following thinker laid emphasis on continuation of political values across generations in his explanation of political socialization?
अब ये तो इतना ज़्यादा अरबिट है कि जस्ट मैंने कोई इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं, एच हेमन, इसके बारे में और आप चाहिए तो रिसर्च कर लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीकन यूनियन। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसचीव करते हैं, आपको डेट याद रखने की बात बोलते हैं। वी ऑल नो कि इसमें 55 मेंबर्स हैं। अफ्रीकन यूनियन का जो प्री ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका वो सक्सेसर है, उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी कहते हैं, उसका ये नया अवतार है। लेकिन ये 2000 में नहीं सेटअप होकर के 2001 में हुई। अब इतना छोटी सी बात को यदि पूछेंगे, मैं तो इसको तीनों को करेक्ट मार देता। तो चलिए 2 और 3 केवल जो है करेक्ट है। ये डेट देख लीजिए। अफ्रीकन यूनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक कि G20 में अभी अफ्रीकन यूनियन को 21वां मेंबर बनाया गया है। इसके पहले यूरोपियन यूनियन भी उसकी मेंबर थी, 20वां। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन कमीशन, जैसे यूई कमीशन की तरह होती है, उसके जो हेड होते हैं उसको चेयरपर्सन कहते हैं। वो मौसा फ़की मोहम्मद और चैड हैं। चैड के जो मौसा फ़की मोहम्मद हैं। और अभी जो कंट्री जो चेयर है अफ्रीकन यूनियन की, वो मॉरिटानिया है। इसके पहले कोमोरेस आइलैंड था। तो ये सब पूछा जा सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एक्सप्लेन्स फिलॉसफी एज एन इंटेलेक्चुअल सिस्टम विच कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय रिलीजन और कॉमन सेंस। अब ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि ग्रामस्ची ने भी ये कहा है। तो ठीक है, मतलब जस्ट आप जान लीजिए, मैं भी आपके साथ ये जान रहा हूं कि Gramsci explained philosophy as an intellectual system which cannot be replaced by religion or common sense. वैसे ये बात ही बहुत ही सही है कि philosophy is not religion or common sense. It's a kind of intellectual pursuit. उसमें ज्ञान की आंखें, आप प्लेटो का याद कीजिए। According to Michael Walzer, अभी हम लोगों ने complex equality की बात की, on which of the following variables social good must be distributed. उन्होंने अपने complex equality में जो कहा है वो ये बात है कि इंडिपेंडेंट एक्सचेंज, मतलब जो डिफरेंट जो डोमेन है, एजुकेशन का डोमेन, इकोनॉमी का डोमेन, किनशिप का डोमेन, इथिक्स का डोमेन, वो सब में जो है इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंटली जो है इसमें हिरार्की जो होनी चाहिए, नीड के बेसिस पे या मेरिट के बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन इसको इफेक्ट ना करे। मतलब यदि कोई इकोनॉमी में टॉप पोजीशन पे है, सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, तो वही जो है एजुकेशन के डोमेन में भी टॉप ना हो। तो मतलब कि इक्वालिटी जो है वो रहेगी, लेकिन वो डोमेन सेंट्रिक होगी। हर डोमेन में अलग अलग लोग जो है अलग अलग हिरार्की के लेवल पे रहेंगे। सो डेजर्ट मतलब होता है मेरिट और नीड, तो आप जानते हैं, तो तीनों के बेसिस पे। डिफिकल्ट क्वेश्चन बट गुड। 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंक्लूड गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया। ये क्वेश्चन खासा आसान हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि लोकपाल, लोकायुक्त, एंटी करप्शन है, तो ये गुड गवर्नेंस है। राइट टू इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी लाती है, तो गुड गवर्नेंस है। लेकिन राइट टू एजुकेशन गुड गवर्नेंस नहीं है। ये ऑफकोर्स लोगों के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका गवर्नेंस से सीधा नाता नहीं है। इसलिए बी को आप यदि हटा दे तो ए और सी इसका सही आंसर है, और इजी। अब यहाँ आइए सेंटर स्टेट रिलेशन पे देखिए। अब ये एक बहुत लंबा सा सेंटेंस है और पूछते हैं इसने किसने कहा है सेंटर स्टेट रिलेशन पे। मैं ये सेंटेंस पढ़ देता हूँ, खासा ऑब्सक्योर जैसा है। बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट हैव नाउ कम इनटू बीइंग दैट द स्टेट्स हैव बिकम फेडरल और यूनिटरी। मतलब स्टेट कैसा हो गया, वेलफेयर स्टेट हो गया। पहले वो कैसा था, पुलिस स्टेट, फ्रॉम बीइंग द पुलिस स्टेट, and the ultimate responsibility as far as the economic well-being of the country and its people is concerned, it has become the paramount responsibility of the center. मतलब स्टेट को चूंकि एक वेलफेयर स्टेट होना है, सबका ध्यान रखना है, तो सेंटर को ज़्यादा पावर होना चाहिए। इस टाइप की बात है। टी कृष्णमाचारी, जो कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी दो बार रहे हैं, 56 से लेकर 58 और 64 से 66 तक। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के वन ऑफ द 7 मेंबर्स में से एक थे टी कृष्णमाचारी, इकोनॉमिस्ट थे केरला से। 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड ए पीस एग्रीमेंट विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ असम इन दिसंबर 2023। इस तरह का याद रखना डिफिकल्ट होता है। इसका सही आंसर है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। बस आप जान लीजिए, इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये क्वेश्चन काफ़ी नॉलेज आपको दे सकता है, यहाँ मैंने काफ़ी कुछ दिया भी है। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि डिमाइस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मतलब होता है। पॉलिटिकल थ्योरी का मायने जो है यहाँ पॉलिटिकल फिलॉसफी है, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है। जो बिहेवियरलिज्म का जब एक आगाज होता है 1950s में, तो ये आवाज उठती है कि ये जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है या फिलोसफिकल पॉलिटिकल थ्योरी है, उसके दिन लद गए हैं। इसमें से नॉर्मेटिव फिलोसफिकल को हटा दिया जाता है, क्योंकि उस समय में पॉलिटिकल थ्योरी वाज नथिंग बट नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी।
तो उसके मृत्यु की घोषणा या उसके डिमाइस की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन उसको फिर रिवाइव करने में भी इस थॉट को कि नहीं पॉलिटिकल थ्योरी का औचित्य है समाज में और ये होना चाहिए, इसको लाने वाले बहुत सारे लोग थे, जिसमें रॉल्स हैं, हैबरमास हैं, रॉबर्ट नॉजिक हैं, ये सब जो है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के जाने जाते हैं। इसे बर्लिन, लियो स्ट्रॉस, हाना आरेंट, एरिक वोगलिन एंड डेविड ईस्टन भी अपने पोस्ट बिहेवियरलिज्म के थ्रू, ऑक्सफोर्ड एंड रॉबर्ट नॉजिक हैं। तो इसमें से कौन नहीं है? मैकलवेन नहीं है। तो ये जो है इनको नहीं हम कह सकते कि इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन किया है रिसर्जेंस में। यहाँ पे जो वो थिंकर जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिमाइस हो गया, उसमें डेविड ईस्टन भी आते हैं, ऑफ कोर्स ये दोनों खेमे में नजर आते हैं। पीटर लैसलेट जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड, राइमर जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि पॉलिटिकल थ्योरी इज इन डॉग हाउस, मतलब एक तरह से बुरी हालत में है, रॉबर्ट डहल, पॉलियार्ची के लिए भी जाने जाते हैं, अल्फ्रेड कॉबेन और दांते जर्मिनो, ये सब के बारे में कई जगह मैंने जो है आपको बताया है, कुछ नाम केवल अभी देख लीजिए। 25 देखिए, हेजोमनी इज द यूजुअल कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नेवर। क्या आपको लगता है कि हेजोमनी है? किसकी हेजोमनी है? इवन यूएसए की हेजोमनी जो है एक तरह से नहीं है, अभी कई कई छोर से उसको जो है चैलेंज किया जाता है, तो इसको आप गलत कह सकते हैं। स्टेट्स आर, यदि मैं इसके मतलब यदि मैं इसको अल्टरनेट बोलूं तो बैलेंस ऑफ पावर in anarchical structure is the usual condition of international relations. जनरली बैलेंस ऑफ पावर होता है, जब बैलेंस पावर नहीं होगा तो कुछ युद्ध होगा। तो बी जो है, आपको पता है कि यदि ए फॉल्स हो गया तो आर जरूर ही सही होगा, और इसके लिए देखना नहीं है। तो स्टेट्स आर एक्चुअली अवेयर ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। ये बिल्कुल सही है, स्टेट्स को पता होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन कितना पावरफुल है। जनरली लोगों को ऐसा नहीं होता है कि वो मुगालते में होते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यहाँ पे देखिए, ये दो जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो आपको पता है कि ऑलवेज पूछा जाता है। अब यहाँ पे इंडिया का यूएई के साथ में और इंडिया का सऊदी अरबिया के साथ में पूछा गया था, आपको याद है, तो ये क्वेश्चन खासा आसान है क्योंकि इन्होंने पलट दिया है। ये कहते हैं द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया यूएई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम सादा तानिस वॉज कंक्लूडेड इन राजस्थान इन जनवरी, जबकि सादा तानिस जो है वो यहाँ होना चाहिए था, इंडिया सऊदी अरबिया। और जो सऊदी अरेबिया का उन्होंने लिखा है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नाम डेजर्ट साइक्लोन, ये होना चाहिए था यहाँ, तो जस्ट उन्होंने पलट दिया है। इसके चलते ये दोनों ही जो है गलत हो गए हैं। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है वो देख लीजिए। तो इंडिया सऊदी अरबिया का जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सादा तानिस के नाम से जाना जाता है, और इंडिया यूएई का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। यहाँ पे जो है जितने भी कंट्री के साथ में, करीब 15 कंट्री के साथ में इंडिया करता है, या 10 कम से कम याद कर लीजिए। जापान के साथ जैसे धर्मा गार्जियन है, या फ्रांस के साथ शक्ति है, श्रीलंका, नेपाल, सबके साथ जो ये जो डिफरेंट एक्सरसाइज, मालाबार जो कि क्वाड की कंट्री करती है, इन सबको याद रखना चाहिए क्योंकि ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन सेटर का है। तो जब आपको पता है कि ये फेवरेट क्वेश्चन है तो क्यों ना याद कर लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क। तो ये जो है आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो 8वां कंट्री होता है सार्क का, जो 2007 में ज्वाइन करता है। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है सार्क के। पहली सार्क की बैठक ढाका में होती है। ढाका के जियाउर रहमान जो होते हैं वो उसके एक तरह का इंटेलेक्चुअल जो सीड जो देते हैं आइडिया का, उनके थ्रू होता है। काठमांडू में इसकी हेडक्वार्टर है। और इंडिया ने जितने समिट हुए उसमें से 3 होल्ड किया। ये तो कोई याद नहीं रखता, लेकिन बड़ा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो सही ही होगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल गलत है। यहाँ ये कहते हैं कि 19वां सार्क समिट जो है वो ढाका में होना था, लेकिन ये कैंसिल हो गया क्योंकि उरी पे इंडिया में टेररिस्ट अटैक हो गया 2019 में। जबकि 2019 नहीं, आपको याद है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके बाद, इसलिए हम लोग सबको याद रहता है। 2019 में तो पुलवामा अटैक हुआ था, उरी में जो अटैक हुआ था 2016 में हुआ था। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। और 19वां सार्क समिट जो वैसे इस्लामाबाद पाकिस्तान 2016 में होना था, लेकिन उसके पहले उरी अटैक हो जाता है और इंडिया फिर कभी भाग नहीं लेता, और उसके बाद से सार्क एक तरह से डिफंक्ट पड़ा हुआ, आज तक फिर नहीं हुआ। तो जो लास्ट सार्क समिट हुई है वो 18वीं हुई है, जो कि काठमांडू में हुई थी। ये सब बातें मैंने यहाँ लिख दिया, पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ आइए मिशेल फूको के बारे में एक बार फिर से देखते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के सबसे बड़े थिंकर।
मिशेल फुको, इनको ऐसे पढ़ा जाता है, आप भी सीख लीजिए। मिशेल फुको अपोज्ड द रैशनलिस्ट बिलीव दैट नॉलेज इज इम्यून फ्रॉम वर्किंग ऑफ पावर। इनका कहना था नो, नॉलेज और पावर ये दोनों में घाल मेल है। जिसके पास पावर होती है वही नॉलेज इकट्ठा कर सकता है अधिक से अधिक, और जिसके पास नॉलेज होती है वही पावर है। मतलब कि पावरफुल लोग जो हैं वो थ्रू डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब क्या हुआ, पब्लिक डोमेन में जो लैंग्वेज के थ्रू जो ज्ञान क्रिएट किया जाता है, जो ज्ञान भाषणों से, जो ज्ञान टीवी के चैनलों से, जो ज्ञान कविताओं से, किताबों से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से, एंड स्पीच, पब्लिक ओपिनियन के थ्रू एक गढ़ दिया जाता है, उसको डिस्कर्सिव नॉलेज बोलते हैं, जो डिस्कोर्स से पैदा किया जाता है। तो वो कौन वो मायने मीनिंग पैदा करता है, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, जिसके पास पावर है वही कंट्रोल करता है मीडिया को, पब्लिक ओपिनियन को, पब्लिक डिस्कोर्स को। इसलिए नॉलेज और पावर का जो है घालमेल है। फेमिनिस्ट भी इसको अपनाती हैं कि जो जेंडर का जो नोशन था, जो कि रॉन्ग है, फॉल्स है, लेकिन उसको क्रिएट किया मैन ने, क्योंकि उनके पास पावर था, तो उन्होंने स्टीरियोटाइप किया कि वुमेन जो है उनको उतना ज्ञान नहीं देना चाहिए, उनको घर में कन्फाइन करना चाहिए, उनका प्राइवेट डोमेन में है, और एरिस्टोटल के टाइम से लेकर के। तो क्योंकि पावर जो है था मैन के पास, तो उन्होंने ये नॉलेज क्रिएट किया जिसको कि सही माना जाने लगा। ब्राह्मणों के पास पावर थी तो उन्होंने एक फॉल्स नॉलेज क्रिएट किया कि दलित, अनटचेबल्स जो हैं वो अछूत हैं, उनको इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, उनको जो है समाज में वो स्टेटस नहीं है, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो दूर रहें एंड ऑल। तो उनको एक्सक्लूड किया गया सोशियो इकोनॉमिक जो डोमेन है उससे, क्योंकि उन्होंने एक नॉलेज क्रिएट किया फॉल्स। वो नॉलेज फॉल्स था, लेकिन चूंकि उनके पास पावर था तो उन्होंने डिस्कोर्स से, पुराण से, कहानियों से, जो जो पौराणिक गाथाएं हैं, या जो इंटरप्रिटेशन है वेद का, मनुस्मृति, उनके थ्रू वो नॉलेज क्रिएट किया। तो उनका ये कहना है कि नॉलेज और पावर में घालमेल है, नेक्सस है। सो ये ट्रू है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड पावर एज ए कमोडिटी टू बी एक्वायर्ड और सीज। बिल्कुल उनका ये नहीं कहना को आप स्टोर करके रख सकते हो। पावर तो उस तरह से फूट के निकलती है जैसे कि बॉडी में जगह जगह कैपिलरी है, उस टाइप से पावर समाज में कहीं भी जो है दिखती है, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, प्रिजन में, हर जगह। सो दोनों ही जो है वो सही है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये अब अगेन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो मैं अधिकतर जगह देखता हूँ। लेबर थ्योरी जो मार्क्स की है, जिसको सरप्लस लेबर वैल्यू भी कहते हैं, बेसिकली उसको एक दो लाइन में से समझिए कि आप जो है एज ए कमोडिटी लेबर को खरीदते हैं मार्केट में, जो मार्केट प्राइस होता है। जैसे आलू प्याज खरीदते हैं वैसे लेबर आप खरीदते हैं। मान लीजिए 8 घंटे के लिए आपने लेबर खरीद लिया 500 मिनिमम वेजेस पे, और उसको अपने यहाँ ला करके आपने 4 कुर्सियां बना ली, बाकी उसमें रॉ मटेरियल लकड़ी उकड़ी लाए, और उसको आप जो है 10,000 में बेच दिए, और आपको 5,000 रुपये जो है वो इन सब का कॉस्ट था, तो 5,000 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ, और शाम में लेबर को आपने 500 रुपये दिए। मार्क्स कहते हैं कि ये जो 5,000 रुपये में आपने कुर्सी बेची, और आपको जो 2,500 रुपया मान लीजिए लागत थी, तो 2,500 रुपया जो वैल्यू क्रिएट किया वो सब लेबर का था। आपने उसमें से 500 उसको दिए और 2,000 रख लिए, जो कि चोरी है। दिस इज बेसिकली द सरप्लस लेबर वैल्यू। सो यहाँ पे यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द कम्युनिटी आर सेम। नेवर। यूज वैल्यू जो आपको एग्जाम्पल मैंने दिया वो यूज वैल्यू है जो 2,500 रुपये, या कह लीजिए जो वैल्यू एडिशन होता है, 2,500 रुपये का आपने लकड़ी, गोंद, ये सब कील लाया और 5,000 में बेचा, तो जो वैल्यू क्रिएट हुई 2,500, वो उसका यूज वैल्यू है। जबकि एक्सचेंज वैल्यू मात्र 500 रुपये जो कमोडिटी की तरह आपने खरीदा। द यूटिलिटी ऑफ ए थिंग मेक्स इट यूज वैल्यू। ये जो उसका यूटिलिटी है वही उसका यूज वैल्यू, वही उसका प्राइस आपको मिलता है या प्रॉफिट मिलती है। एक्सचेंज वैल्यू जो आप कमोडिटी के रूप में लेते हैं, एट फर्स्ट साइट प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज ए क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ कमोडिटी। बिल्कुल वो कमोडिटी की तरह क्वांटिटेटिव है, आपने 8 घंटे का खरीदा। सो 2, 3 बिल्कुल सही होगा, 1 बिल्कुल सही नहीं होगा। Who among the following supports the idea of mechanical materialism? अब यहाँ आप देखेंगे तो हॉब्स जहां भी हो वहां मैकेनिस्टिक थ्योरी, साइंटिफिक मैकेनिस्टिक। रिमेंबर कि उन्होंने ह्यूमन को, या मैन कह लीजिए, मैन मतलब वुमेन भी आती हैं, उन्होंने क्या कहा कि इट इज नथिंग बट बंडल ऑफ मैटर इन मोशन, एंड मोशन क्रिएट्स इमोशन। एंड हम सब अभी, अब सब लोग, हमारी जो इमोशन है, पैसन है, वो सब हमारे अंदर में जो एटॉमिक मोशन चल रहा है उसका फंक्शन है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हॉब्स
मैकेनिकल मटेरियलिज्म। यहाँ ध्यान दीजिए कि हॉब्स जो है गैलीलियो से खासे जो है प्रभावित थे, ये इनफैक्ट गैलीलियो से मिले भी थे। मैक्स वेबर इन हिज थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रैशनलिटी, मतलब कि वो रैशनलिटी जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन या ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में दिखती है, जो लीगल रैशनल होती है, इनलिस्टेड सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ रैशनल लीगल अथॉरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ दिस। तो ये बहुत आसान हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे आप आएंगे तो ऑफिशियल फंक्शन शुड बी ऑन रूल, सॉरी रूल तो होना ही चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, लेकिन द राइटिंग ऑफ ऑल एक्ट्स डिसीजंस एंड रूल्स शुड बी केप्ट अंडर सेक्रेसी। क्या आप कभी ये सोच सकते हैं, इस टाइप की क्रूड ये जो है स्टेटमेंट है कि सेक्रेसी क्यों ऐसी होनी चाहिए? तो इसको यदि आप हटा दें तो ये सब जो है सही है। प्रिंसिपल ऑफ हिरार्की है, रूल बाउंड, रूल के बेसिस पे है, डिवीजन ऑफ लेबर है, एक्सपर्टाइज है, इम्पर्सनल है, और इसको आप पिक कर सकते हैं आसानी से, ये इजी क्वेश्चन है बिकॉज सेक्रेसी वर्ड के चलते। 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैव पीरियोडाइज्ड, मतलब पीरियड में बांटा है, इंडियन पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ द टसल बिटवीन ए डिमांड पॉलिटी एंड ए कमांड पॉलिटी। ये तो बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया है, लेकिन इसका मायने समझ लिया। आंसर तो है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, जिन्होंने कि इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी नाम की भी बुक लिखी है। पॉलिटिकल इकोनॉमी इंडिया पर उन्होंने काफी काम किया है। ये उस बेसिस पे बोलते हैं कि सरकार है, गवर्नमेंट है। जो कमांड पॉलिटी, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि बीजेपी की जो 2 टर्म थी लगभग वो कमांड पॉलिटी थी, मतलब जहां पे कि सरकार डिसाइड करती है हमको क्या देना है और वो खुद अपने देती है। बहुत मजबूत सरकार। एक बार इंदिरा गांधी भी 71 से 74 के बीच में कमांड पॉलिटी थी। एक डिमांड पॉलिटी होती है जो थोड़ी कमजोर सरकार को सुनना पड़ता है कई तरफ से, जैसे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार, इवन वाजपेयी जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, जितने कोलिशन सरकार, डिमांड पॉलिटी होती है। डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल जो 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 आप कह सकते हैं रीजनल, रीजन कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी हो सकते हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, या रीजनल कोलिशन हो सकता है, उसकी डिमांड, कि ओडिया की डिमांड, मराठा डिमांड एंड ऑल, तो उनको सुनना पड़ता है बिकॉज वो एक सबको साथ लेके चलने की कवायद होती है। जैसे अभी जो सरकार है इंडिया की, अगेन एक डिमांड पॉलिटी जैसी, आप देखिए कैसे बिहार को इनको देना पड़ा स्पेशल पैकेज और तेलंगाना को देना पड़ा, तो यहाँ अभी इनको सुनना पड़ रहा है बिकॉज उस तरह की जो है मेजोरिटी नहीं है जिसमें कमांड पॉलिटी चले। इसी टाइप की बात इंदिरा गांधी के टाइम में भी हुई थी, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। 33 देखिए, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट एज रिगार्ड टू जोहानन हर्डर। इनका पूरा नाम है जोहान कह लीजिए, जोहान गॉटफ्रीड वॉन हर्डर। ये तो बहुत फेमस जो है कल्चरल नेशनलिज्म के थिंकर हैं। तो इनके बारे में पूछा जा रहा है कि इनका कल्चरल नेशनलिज्म में कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यदि आप देखेंगे तो ये सब सही है, इसलिए अब क्या मैं पढ़ूं इसको, यहाँ भी पढ़ लीजिएगा। मतलब बेसिकली ये इंडिया में जो औरविंदो हैं उस टाइप का थॉट है इनका, कि नेशन की अपनी एक आत्मा होती है, अपना एक स्पिरिट होता है, जो कि हिस्टोरिकली जो है वो एक बनता है, हजारों साल में बनता है। एक पीपल का अपना कौम जिसको कहते हैं, जिसकी अपनी भाषा, अपनी पहचान, अपनी सिंबल, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने खान पान का होता है, सोच एक जैसी होती है। इसी इनका इफेक्ट जो ये जिस तरीके से ये हिस्टोरिकल वे में और ऑर्गेनिक वे में ऑर्गेनिज्म मानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नेशन को, इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि नेशन का जो डेफिनेशन है वही जो है हर्डर की डेफिनेशन से मैच करने लगा। तो ये तीनों ही हैं, पढ़ लीजिएगा जरूर। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, ये साउथ साउथ कॉपरेशन, साउथ मतलब कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ग्लोबल नॉर्थ। तो साउथ साउथ कॉपरेशन derives from the adoption of which of the following plan of action for promoting and implementing technical cooperation among the developing country। तो ये ब्यूनस आयर्स में एक जो है कॉन्फ्रेंस होती है 78 में, और वहाँ पे ग्रुप ऑफ 77 G77 कहते हैं, उसकी बैठक होती है। उसमें जो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर प्रपोज किया जाता है, जो बाद में नाम के 4th समिट जो होती है वहाँ पे भी उसको डिस्कस किया गया था 73 में, और फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी। ये पूरी तरीके से दुनिया की जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम है उसको डेवलपिंग कंट्री के फेवर में करने की एक कवायद थी, जो कोई भी हुई नहीं। इस पर पूरी
ऐसे लिखी जा सकती है। तो बहुत ही awkward क्वेश्चन है कि कोई याद रखे कि ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन 1978 इज रिलेटेड टू साउथ साउथ कोऑपरेशन। डिफिकल्ट। 35 देखिए, ये क्वेश्चन उठपटांग है लैंग्वेज, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, देखिए जेएस मिल ने एक स्टेटमेंट दिया था, द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज ओवर एनी मेंबर ऑफ ए सिविलाइज कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर। इसको हार्म प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब आप किसी व्यक्ति के काम में समाज या राज्य तब तक टांग नहीं अड़ा सकता जब तक कि उसका कार्य जो है किसी दूसरे को हार्म ना पहुंचाए। अब इसको ही कैसे पलटते हैं, एज पर जेएस मिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज ओवर एनी मेंबर ऑफ ए सिविलाइज कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल। अब ये सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंसेप्ट, मैं हार्म ढूंढ रहा हूँ, कहीं हार्म नहीं है। अब ये जो है इज द ओनली पर्पस, ये कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन। आई डोंट नो क्या ये कहना चाहते हैं, ये यहाँ आके सेटर जो कहते हैं ना गड़बड़ा गया है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच, लेकिन इसको जान लीजिए, जो यहाँ हार्म प्रिंसिपल है और ये लाइन जान लीजिए। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर द वुमेन रिजर्वेशन बिल वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस टू इंश्योर वुमेन रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होता है 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के फॉर्म में। तो ये जानना खासा इंटरेस्टिंग है कि पहली बार कब ये जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था। और कैन यू बिलीव, ये 28 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1996 में 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के फॉर्म में। मतलब यदि ये बन जाता तो 81st अमेंडमेंट शायद होता या उसका कुछ और नाम होता। 81st तो नहीं होता, इसमें चेंज होता है बिल में और एक्ट में, नंबरिंग में। तो उस समय 96 में, अब तो आपका यदि आप ये जानते हैं तो आपको केवल ये पता करना है कि 96 में कौन प्राइम मिनिस्टर थे। इनफैक्ट 13 दिन के लिए भी थे, लेकिन 13 दिन में तो कुछ होता नहीं होगा, तो इसलिए देवगौड़ा। यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आसान है कि आपको मैच करना है। यूथांड, ये सब जो हैं यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। यूथांड बर्मा के थे, जेवियर पेरेस डी कोलार पेरू के, कोफी अनान घाना के, और दाग हमरस्कोल्ड स्वीडन के। इनके टाइम में क्या हुआ आप थोड़ा गेस भी कर सकते हैं, क्योंकि दाग हमरस्कोल्ड सेकंड थे तो 56 से 60 के बीच में। तो आपको पता है कि उसी बीच में स्वेज क्राइसिस हुई होगी, तो C4 का C से आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ आपने जो है देखिए 50-50 गेम खेल लिया, ये खत्म हो गई। अब ये है 1 का B दोनों में है, तो इसका मतलब कि जेवियर पेरेस डी कलर के टाइम में जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होगा, तो ये तो खत्म हो गया। तो अब यूथांड जो है कोफी अनान से पहले आए हैं कि बाद, आपको ये इस तरह से याद, आपको बता दिया है कि पहले आए हैं। तो पहले जो है वो हुई है US लेड इन्वेशन, सॉरी सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान पहले हुई है, और US लेड इन्वेशन तो 2003 में हुई है इराक की। तो इसका मतलब ए जो है वो 1 के साथ होगा, तो आप इसको चुन सकते हैं। मतलब यूथांड 1 जो है इट विल गो विथ ए। आई डोंट नो हाउ टू, इसका जो सही आंसर है वो 3 है। अब आप मैच कर लीजिए। 1 का B, यूथांड जो है वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है। ओके ठीक है, यहाँ पे देखिए यूथांड 61 से हैं, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है। और 2 का A है, पेरेस डी कलार जो हैं ये सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान, बिकॉज इनका जो टाइम पीरियड 82 से 91 है, तो 1979 कह लीजिए उस समय में। चलिए उसके बाद से 10 साल रहता है, 89 तक रहता है, तो माना जा सकता है। कोफी अनान के टाइम में आप देख सकते हैं कि 2003 फॉल करता है, सो 3। हाउ मेनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ 6th लेजिस्लेटिव असेंबली राजस्थान। मैंने राजस्थान के सारे क्वेश्चन को छोड़ दिया है आपके लिए। 39 देखिए, डिफरेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैड स्टडीड द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज बिटवीन 1960 एंड 1970s। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ये कैसे लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आपको नॉलेज देता है कि आप यदि एक को केवल हटा दें, और यहाँ पे थाईलैंड जो है ला पोलम्बरा ने नहीं किया था। ला पोलम्बरा यदि आप देखें तो वो किस कंट्री का करते हैं, ये तो चलिए किस कंट्री का करते हैं ये छोड़ दीजिए, लेकिन थाईलैंड का जो है वो लुसियन पाई
जो है वो चाइना और साउथ ईस्ट एशिया का पॉलिटिकल डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। यदि आपको पता है या अभी भी पता है तो आप इसको यदि हटा दें तो आप ये याद कर लीजिए कि डेविड एप्टर ने घाना के पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टडी की थी, जेम्स कोलेमन ने नाइजीरिया की, लियोनार्ड बिंडर ने ईरान की। और ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सारे जो डेवलपमेंट के जो और मॉडर्नाइजेशन के थिंकर हैं वो डेवलपिंग कंट्री को स्टडी करते थे एज ए लेबोरेटरी अपने थॉट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इन सब की जो बुक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जोसेफ लाम्पोलम्बरा का ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1953 में लिखते हैं। डेविड एप्टर इज नोन फॉर हिज बुक द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1965 एंड लियोनार्ड बिंडर जाने जाते हैं अपने बुक ईरान पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन ए चेंजिंग सोसाइटी। ये सब बुक जरूर याद कर लीजिए, बहुत जगह पूछा जा सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैज एक्सप्रेस द आइडिया दैट इट इज पॉसिबल फॉर फ्री फ्लोटिंग स्ट्रैटम of intellectual to exist among classes having different ideologies which can acquire neutral knowledge without being attached to their respective social condition। ये स्टेटमेंट जो है वो खासा जो है मज़ेदार है। वैसे इसका आंसर कार्ल मैनहीम है। ये तो आप बस समझ लीजिए, आप जानते हैं तो जानते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। लेकिन ये लाइन क्या कहता है, देखिए जो इंटेलेक्चुअल है वो दो टाइप हो सकता है। अभी मैं इंडिया में आपको बताता हूँ, अभी इंडिया में लगभग आइडियोलॉजिकली दो फाड़ हो गई है। एक जो है राइट आइडियोलॉजी है, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, नेशनलिस्ट हैं, कल्चरल नेशनलिज्म एंड ऑल, जो कि सावरकर एंड आरएसएस इन सब के थॉट को से प्रभावित हैं। दूसरा जो है वो थोड़ा लेफ्ट लिबरल ओरिएंटेड है, जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी को सीधा काटता है, मल्टीकल्चरलिज्म, प्लूरलिज्म, जो कि माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्शन एंड इस तरह की बातें करते हैं। तो वो जो है इनके इंटेलेक्चुअल, अब देखिए दोनों धड़े के अपने अपने इंटेलेक्चुअल हैं, अपने अपने योद्धा हैं, इंटेलेक्चुअल योद्धा। आप देखेंगे योगेंद्र यादव को देखेंगे तो वो लेफ्ट लिबरल की अपनी करते रहते हैं कवायद, और इसी तरह राइट विंगिस्ट भी कई स्कॉलर हैं जो कि राइट विंगिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हुए ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो कि उस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे उनकी एफिनिटी होती है। एक जो है फ्री फ्लोटिंग, यहां पे कह रहे हैं फ्री फ्लोटिंग स्ट्रैटम ऑफ इंटेलेक्चुअल है, जिसको कि आप देखेंगे कि ना तो वो इस खेमे में है ना उस खेमे में है, बस वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो किसी क्लास से अटैच नहीं है। इसको ग्रामस्ची जो है वो इनऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कहते हैं, या कह लीजिए क्लासिकल इंटेलेक्चुअल कहते हैं। तो और जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं एक्चुअली उनका मानना था ग्रामस्ची का कि वो जो है हेजेमनी को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने क्लास के लिए लड़ते हैं। तो ये बात यहाँ कार्ल मैनहीम कह रहे हैं। 41 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी अकॉर्डिंग टू थॉमस डाई। तो थॉमस डाई ने जो है जो दिया है कि क्या अप्रोच या मॉडल हो सकते हैं दो तरह से। यदि आप पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं तो इस मॉडल का यूज कर सकते हैं, या पब्लिक पॉलिसी को एनालाइज करने के लिए भी कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म, जब आप इंस्टीट्यूशन के चश्मे से देखें कि कैसे इंस्टीट्यूशन के कह लीजिए डायनामिक्स से कैसे पॉलिसी बनती है, कौन उसमें एक्टर होते हैं, ग्रुप थ्योरी कैसे जो है पॉलिसी डिफरेंट ग्रुप के बीच में जो इंटरेस्ट और पावर की जो द्वंद्व है उसका आउटकम होता है, कैसे जो है पब्लिक पॉलिसी जो है वो इलीट के ही द्वारा बनाई जाती है, उनके ही थॉट से प्रभावित होती है लेकिन मासेस के नाम पे, और कैसे जो है वो रैशनल मॉडल है जहाँ पे कि जो पॉलिसी मेकर है वो रैशनल एक्टर है। तो सभी इसमें आप कह सकते हैं, और यही सब थ्योरी जो है जनरली पब्लिक पॉलिसी के मॉडल को में पढ़ाए भी जाते हैं। थॉमस आर डाई की जो डेफिनेशन है कि पब्लिक पॉलिसी इज वॉट एवर government does or decide to do or not to do is public policy, like that very famous definition of public policy। यहाँ पे आइए, आलमंड पुट टैक्सेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ आउटपुट ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम। आपको पता है कि उन्होंने इनपुट और आउटपुट पॉलिटिकल सिस्टम का दिया था अपने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में, या इनपुट आउटपुट डेरिवेटिव ऑफ द सिस्टम अप्रोच भी कहते हैं उसको, जिसमें उन्होंने इनपुट फंक्शन चार बहुत फेमस बताया था, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, और आउटपुट बताया था कि रूल, लॉज, पब्लिक पॉलिसीज एंड इवन टैक्सेशन भी, क्योंकि रूल्स हैं।
तो उसमें टैक्सेशन को वो जो है कई जगह तो आप देखेंगे तो टैक्सेशन डिस्ट्रीब्यूटिव आउटपुट में भी डाला जाता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स लो, गरीबों में बांटो, लेकिन इसको एक्सट्रैक्टिव आउटपुट कई जगह कहा गया है, तो यहाँ पे इसी को ऑफिशियल आंसर भी माना है। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव आउटपुट क्या है? जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर करती है रिसोर्स फ्रॉम पीपल, तो टैक्सेशन जो है प्राइमरी है जिससे कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्स को लेती है। और क्या है उनके पास में? अधिकतर तो टैक्सेशन ही तो है, अदरवाइज तो कुछ चीजों को बेच सकती है, लोन ले सकती है। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? ये सब आसान हो सकता है, क्योंकि ये आपको कह रहा है एक ही सही है, इसका मतलब सब बाकी गलत है। लाइक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टी.एच. ग्रीन की है, वी ऑल नो। देन लेक्चर ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन एडमंड बर्ग का है, सॉरी लॉर्ड एक्सन का है, लेक्चर्स ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो ये भी सही नहीं है। जे.एस. मिल का सब्जेक्शन ऑफ वुमेन सही है, तो ये तो एक ही सही है। हेगल का सिस्टम लॉजिक ना होकर के जे.एस. मिल का सिस्टम लॉजिक है। एजरसन देखिए, मैकियावेली स्ट्रेस्ड ऑन द नीड टू रीड एंड इमिटेट द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन एंड यूज देम एज गाइड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट। ये बिल्कुल उनका थॉट है। आप याद कीजिए कि वो प्रिंस में कैसे बोर्जिया, नाम में ठीक से नहीं बोल रहा हूं उनको, और कई कैरेक्टर को बोलते हैं कि ये जो करेज का प्रतीक है और ये इसका प्रतीक है, लाइक दैट। तो यस, हिस्टोरिकल अप्रोच अपनाते हैं। मैकियावेली बिलीव्स दैट चेंजेस आर लीनियर इन हिस्ट्री। नेवर, हिस्ट्री में चेंज इस तरह से होते हैं, ऊपर नीचे साइक्लिक होती है, तो ये तो गलत हो गया, तो ए सही है, आर जो है वो गलत है। 45 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर कॉल्ड फ्रेंच फैनन्स बुक द रिचर्ड ऑफ द अर्थ एज बाइबल ऑफ डीकोलोनाइजेशन? अब देखिए, ये इसका ऑफिशियल आंसर कहता है स्टुअर्ट हॉल, और ये सही भी है, ये कई जगह ये लिखा भी गया है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए जीन पॉल सार्ट्रे को, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के फादर माने जाते हैं, जिन्होंने कि फ्रेंच फैनन की इस बुक रिचर्ड ऑफ द अर्थ का प्रीफेस लिखा था। और ये कई जगह पूछा जाता है कि किसने प्रीफेस लिखा था। ये भी पूछा जाता है कि क्या फ्रेंच फैनन एग्जिस्टेंशियलिज्म जो पॉल सार्ट्रे का था उससे प्रभावित थे? यस, बहुत प्रभावित थे। तो ये सब आपको इससे हल होगी। वैसे स्टुअर्ट हॉल के बारे में और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जोसेफ स्टिग्ल्स दिखते हैं, जो नोबेल प्राइज विनर हैं, ग्लोबलाइजेशन के क्रिटिक। होमी के भाभा दिखते हैं, इंडियन पोस्ट कॉलोनियल या थिंकर कह सकते हैं, या सबाल्टर्न थिंकर भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म इज रिलेटेड टू थ्योरी ओरिएंटेड रिसर्च? ये मुझे लगता है कि यहाँ भी सेटर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी ओरिएंटेड रिसर्च जो है मेरे अनुसार से प्योर साइंस होना चाहिए, क्योंकि प्योर साइंस का मतलब ही होती है जो थ्योरी में ग्राउंडेड है। इसको इन्होंने आंसर दिया है इसका सिस्टमेटाइजेशन। अब आप चेक कर लीजिए, ये है ऑफिशियल आंसर, और ये मैं सोच रहा हूँ ये है, तो आपके लिए टास्क है। यहाँ पे ये जरूर याद रखिए कि डेविड ईस्टन जो है, ही लेड द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड गिवन इट्स 8 कैरेक्टरिस्टिक। तो वो भी कई जगह मैंने गाइड में दिया है, उसको देख लीजिए, नेट पे भी मिल जाएगा। नॉट ओनली दैट, he is also considered the philosophical mind behind the post behavioralism, जहां पे वो 7 credo of post behavioralism देते हैं डेविड ईस्टन। C. Wright Mills in his famous work Power Elite referred to which of the 3 groups in American society as power elite? ये मैंने कई बार बताया भी है कि वहाँ के जो कॉरपोरेट हैं, वहाँ के जो मिलिट्री लीडरशिप है और पॉलिटिशियन, ये तीनों जो है मिलकर के एक आयरन ग्रिड बनाते हैं या आयरन ओलिगार्ची बनाते हैं। एक साइड में कॉर्पोरेट हैं, दूसरे साइड में मिलिट्री हैं, तीसरे साइड में पॉलिटिशियन है, पावर एलीट। Which of the following scholars define political theory as critical study of principles of right order in human social existence? अब ये तो आप जानते हैं तो जानते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने दांते जर्मिनो का देखा, जिन्होंने कि डिमाइस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की घोषणा की थी। उन्होंने ही कहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी एज क्रिटिकल स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ राइट ऑर्डर इन ह्यूमन सोशल एग्जिस्टेंस। मतलब समझिए, मतलब कि क्या ह्यूमन का जो सोशल एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन की लाइफ है, उसका सही सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर क्या होना चाहिए, कैसे ह्यूमन जो है अपने को मैनेज करे बेस्ट पॉसिबल वे में, उसकी क्रिटिकल स्टडी जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी है, दांते जर्मिनो। 49. In which of the following year the number of non-permanent member of United Nations Security Council has been increased from 6 to 10? ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। उसके पहले जो है
नॉन परमानेंट मेंबर केवल 6 होते थे, मतलब टोटल मेंबर 11, इसमें से 5 परमानेंट थे, 6 नॉन परमानेंट। वो बढ़ के अब हो गए हैं 15, 1965 में ये चेंज किया गया था। नॉन परमानेंट मेंबर के बारे में बहुत कुछ आपको पता होना चाहिए। ये 10 जो हैं 2 साल के लिए चुने जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, रोटेशन के बेसिस पे। रीजनल ग्रुपिंग को एक तरह से कोटा है इसमें, और हर महीने जो है यूएनएससी के जो प्रेसिडेंट होते हैं या चेयरपर्सन वो बदलते रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब एक ही करेक्ट नहीं है। तो पॉलिटिकल सिस्टम रिस्पॉन्ड टू इट्स एनवायरमेंट, क्योंकि यस तभी तो वो इक्विलिब्रियम में बना रह सकता है। जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा एनवायरमेंट को वो खत्म हो जाएगा। तो सही है। पॉलिटिकल सिस्टम इज ए सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम, कौन बोलेगा नहीं। डिमांड एंड सप्लाई आर द टू मेजर इनपुट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। चलिए इस पे आते हैं। डेविड स्टन्स इनपुट आउटपुट मॉडल इज अनइक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ दिस सिस्टम। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, ये इन्होंने कहा है गलत है। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ सिस्टम है कि इनपुट आउटपुट मॉडल जो है कैसे सिस्टम अपने को इक्विलिब्रियम में रखता है। सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये है सिस्टम, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं जो आपस में एनर्जी और मैटर इंटरचेंज करते हैं डायनामिक रूप से। ये इनपुट होती है, यहाँ पे ये प्रोसेसिंग होती है, यहाँ से निकलती है आउटपुट, और एक फीडबैक लूप होती है। ये इन्वायरमेंट है इसका टोटल, इसी को हम सिस्टम कहते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, इकोसिस्टम, ह्यूमन सिस्टम, कोई भी सिस्टम आप समझ सकते हैं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई आर द टू मेजर इनपुट, ठीक है। इसमें बेसिकली ईस्टर्न कहते हैं कि जो पब्लिक जो डिमांड करती है और जो कॉन्सेंट देती है, जो कॉन्सेंट एंड डिमांड, ये दो जो है इनपुट होते हैं, और जो लॉ, पब्लिक पॉलिसी, ये सब बनते हैं वो आउटपुट होते हैं। 51 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। तो गुड गवर्नेंस में इक्विटी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगी, पार्टिसिपेशन, लेकिन सिक्योरिटी जो है नहीं। ऑफ कोर्स मतलब यदि ह्यूमन सिक्योरिटी होती तो ठीक है, तो आप ई को अलग कर दीजिए, तो ये जो है इन्होंने सिक्योरिटी भी लिया है, चलिए ठीक है। इनका ऑफिशियल आंसर में सिक्योरिटी भी, वो में ह्यूमन सिक्योरिटी ले रहे होंगे, लेकिन ओके। एनीवेज आपको जानना चाहिए कि जो गुड गवर्नेंस के इक्विटी, इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, कोलैबोरेशन एंड ऑल, पार्टिसिपेशन उसमें आता है। 52 देखिए, द वेस्टफेलियन इंटरनेशनल सोसाइटी रेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो ये कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। आई डोंट थिंक ये बैलेंस ऑफ पावर पे, ये जो रेस्ट करती थी वो सॉवरेन लीगल इक्वलिटी पे बेस करती थी कि हर जो स्टेट है जो वेस्टफेलियन ट्रीटी का पार्ट है वो सॉवरेन है और लीगली इक्वल है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कम हो, पावर ज़्यादा हो, और कोई कंट्री दूसरे कंट्री के सॉवरेनिटी को हार्म नहीं करेगी, वो उसके इंटरनल मामले में इंटरफियर नहीं करेगी। इस पे बेस्ड है, नॉट बैलेंस ऑफ पावर, बट एनीवेज ये कहते हैं। 53 which of the following scholars in his article Political Science in the United States give credit to A.L. Lovell। आपको पता होना चाहिए कि लॉवेल जो है जेम्स ब्रायस और ऑस्ट्रोगोर्स्की के साथ में जो है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के पिलर्स के रूप में जाने जाते हैं। सो पॉलिटिकल साइंस इन द यूनाइटेड स्टेट बुक में किसने जो है लॉवेल को क्रेडिट दिया फॉर ब्रिंगिंग टेक्निकल एडवांसमेंट इन साइकोलॉजी एंड द यूज ऑफ साइकोलॉजी इन द न्यू पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो है चार्ल्स मेरियम देते हैं। अब चार्ल्स मेरियम खुद जो है वो फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स माने जाते हैं। ये शिकागो स्कूल के एक तरह से प्रणेता प्रोफेसर हैं। उनके कितने ही जो है शिष्य हर्बर्ट साइमन जैसे वो हम लोग उनको जानते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजिकल अप्रोच की चूंकि बात आई है तो ग्राहम वालस की बुक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स को कभी नहीं भूल सकते, जो कि एक क्लासिक क्रिएशन है साइकोलॉजी इन पॉलिटिकल साइंस। यहाँ निस्बत का जिक्र आता है, रॉबर्ट निस्बत, इनकी जो बुक है द क्वेस्ट फॉर कम्युनिटी, इसको याद रखिए। और आर्थर बेंटले का जिक्र आता है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। 54 देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल 2019, जिस पर कितना हंगामा हुआ सीए। और इसको आसानी से आप पकड़ सकते हैं, आप पढ़ते पढ़ते जब यहाँ पहुंचेंगे थर्ड में, ऑल माइनॉरिटी कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो भूटान से कभी नहीं, वहाँ से कोई माइनॉरिटी आता भी नहीं है, तो इसलिए भूटान होने के चलते ये गलत हुआ था। इसका मतलब क्या है कि बाकी सब सही है। द बिल रिसीव द कॉन्सेंट ऑफ the president on 12 December 2019. In this 6 category of minorities are eligible for citizenship.
It's stipulated the grant of citizenship to certain minority who come from India before December 2014. तो सब सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि भूटान इसमें। 55 देखिए, when was the first meeting of the India Central Asia Joint Working Group of Afghanistan held in New Delhi? इसका आंसर इन्होंने दिया है मार्च 2023। बस जान लीजिए, इसके बारे में और पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, बट आई विल नॉट सजेस्ट। 56 देखिए, which of the following is considered in political science as the theorist of superstructure? आपको पता है बेस, सुपर स्ट्रक्चर। बेस जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, और जो जीवन हम जीते हैं जिसमें कि स्टेट से लेके लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट, क्राफ्ट, हमारा जीवन का जो रंग आप कह लीजिए, जो हम सामाजिक जीवन है, सिविल सोसाइटी एंड ऑल एवरीथिंग, डिस्कोर्स, टीवी चैनल, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, ये सब जो है सुपर स्ट्रक्चर। और मार्क्सिस्ट थॉट में ये बेस जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिसाइड करती है सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। जो क्लास यहाँ डोमिनेट करेगी वही क्लास यहाँ पे स्टेट में रूल करेगी, वही क्लास मिशेल फूको के अनुसार जो है पावर है, तो वही जो है नॉलेज को क्रिएट करेगी थ्रू मीडिया, थ्रू आर्ट एंड क्राफ्ट, थ्रू कल्चर, और वही नॉलेज को बनाएगी, वही पब्लिक ओपिनियन या वही डिस्कोर्स को तय करेगी। तो सुपर स्ट्रक्चर को जो वैल्यू देने वाले जो हैं, आप देखेंगे कि जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट थॉट में बेस इज एवरीथिंग, बेस से ही सुपर स्ट्रक्चर डिटरमिन होता है। लेकिन जो ग्रामिशियन जो थॉट है, नियो मार्क्सिज्म, उसमें सुपर स्ट्रक्चर बिकम इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे जो सिविल सोसाइटी है वो हेजेमनी को बनाती है या बिगाड़ती है। सो ग्रामिशी। 57 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स कॉल्स हिज व्यू क्रिटिकल एसोसिएशनलिज्म to signify that the association of civil society may need to be reformed in the light of principle of citizenship। अब ये कहते हैं माइकल वॉल्जर, मैं इस पे कोई रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, और इसके बारे में पढ़ लीजिए, खासा डिफिकल्ट क्वेश्चन। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अभी हम लोगों ने डिक्लाइन की बात की, हिस्टोरिसिज्म है या हाइपरफैक्चुअलाइजेशन है या मोरल रिलेटिविज्म है, या इस तरह की बातें तो कई लोग करते ही हैं, ईस्टर्न से लेके कई। लेकिन यहाँ पे देखिए, इंस्टीट्यूशनलिज्म भी माना जाता है, ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म, एब्सेंस ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, तो सब सही लगता है। लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच तो अच्छी बात है, ये कैसे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को जन्म देगा, ये तो आप कॉमन सेंस की क्वेश्चन है, CS। 59 देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज रिगार्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन आसियान। तो ये जो है बहुत ही छोटा सा इसमें गलती इन्होंने किया है कि जो बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था उसमें हेड ऑफ द 5 स्टेट जो उन्होंने भाग नहीं लेके फॉरेन मिनिस्टर भाग लिए थे, उन्होंने साइन किया था। यहाँ पे ये कहते हैं कि इट वाज बोर्न ऑन 1967, ये तो सही है, बैंकॉक डिक्लेरेशन थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं पार्टिसिपेट किया था। इतनी छोटी सी बात को ये कहते हैं कि गलत साबित करो, ये सब बहुत ही डिफिकल्ट है। बाकी जो 1, 2, 4 सही है। अब मेरी चूंकि पेशेंस चुक रही है इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि सब आपको नॉलेज देगा। मैंने आपको बताया ना कि ये जो 300 क्वेश्चन है वो नॉलेज का स्टोर हाउस है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, कुछ को छोड़ के। हु इज कंसिडर्ड एज द प्रोपाउंडर ऑफ द वैल्यू रिलेटिविज्म। वैल्यू रिलेटिविज्म मतलब या कल्चरल रिलेटिविज्म, मोरल रिलेटिविज्म, मतलब कि वैल्यू जो है यूनिवर्सल नहीं है। ह्यूमन वैल्यूज की क्या राइट है, क्या जस्टिस है, क्या इक्वलिटी है, क्या लिबर्टी है, या कोई भी वैल्यू जो है, पीटी क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इथिकल क्या है, ये सब जो है कॉन्टेक्चुअल है। एक पर्टिकुलर सोसाइटी, कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में वो डिफाइन होती है कि इसका क्या मायने है। इट इज नॉट यूनिवर्सल, सो इट इज वैल्यू रिलेटिविज्म। तो इसका आंसर इन्होंने दिया आर्नल ब्रैकेट। तो ये तो खैर कोई मतलब कि रटने की बात है, यदि आप रट ले, लेकिन जो वैल्यू रिलेटिविज्म का क्या मायने जो मैंने अभी आपको बताया वो आप जरूर याद रखें। 61 देखिए, अकॉर्डिंग टू रजनी कोठारी, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल कंपटीशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये इसलिए भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जो मेजर कास्ट हैं वो आपको जानना चाहिए। जैसे एजावा जो है केरला में है, वोकालिगा जो है कर्नाटका में, इसलिए गलत हो जाता है, वोकालिगा से ही आते हैं देवेगौड़ा जी। कमा जो है मुझे लगता है आंध्र प्रदेश के हैं, तो नायर जो हैं वो केरला के हैं, तो ये गलत हो जाता है। कामा फिर आंध्र प्रदेश, रेड्डी आंध्र प्रदेश, तो ये सही है क्योंकि कामा रेड्डी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं। और तो एक ही सही है, तो इसका मतलब कि ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण कास्ट का जो है वहाँ पे ऐसा कोई टसल गुजरात में नहीं है।
हाउ मेनी सीट्स डिड जनता पार्टी विन इन राजस्थान स्टेट असेंबली, आपके लिए मैं छोड़ दे जा रहा हूँ। 63 एक्यूनाज आइडियाज रिलेटेड टू लॉ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय होम। पहले तो ये चलिए, इनका जो आइडिया रिलेटेड टू लॉ है वो खासा इंपॉर्टेंट है, जो कई जगह पूछा जाता है। थॉमस एक्यूना जो मिडिवल काल में 13th सेंचुरीज, जिन्होंने की 5 प्रूफ ऑफ गॉड दिया और कहा कि जो कंटेम्पलेशन ऑफ गॉड जो है वही रियल हैप्पीनेस है, उस टाइप की बातें, थियोलॉजी के बेसिस पे पॉलिटिक्स को डिफाइन करने का। उन्होंने 4 तरह के लॉ की बात की है, इटर्नल लॉ, नेचुरल लॉ, ह्यूमन लॉ और डिवाइन लॉ। ह्यूमन लॉ मतलब कि पॉजिटिव लॉ जो आदमी बनाते हैं। इटर्नल लॉ गॉड का जो आइडियल फ्रेम, जिसको थ्योरी ऑफ फॉर्म प्लूटो समझिए, उसी से जो है नेचुरल लॉ एक तरह का उसका एडजंक्ट है, जिसको कि ह्यूमन अपने बुद्धि से पहचान सकता है। और डिवाइन लॉ वो इटर्नल लॉ की वो बातें जो कि हम समझ पाते हैं कि गॉड ने ऐसा कहा होगा। तो ये जो लॉ की इनकी इस तरह की जो डेफिनेशन है, स्टोइसिज्म से जो है वो प्रभावित है। स्टोइसिज्म जो है वो एक तरह का आइडिया है यूनिवर्सल रैशनल ऑर्डर का, जो गवर्न करता है पूरे ब्रह्मांड को, जिसको कि वो लोगोस और नेचुरल लॉ कहते थे। और ये जो है इवन प्लेटो और सोक्रेटिस से पहले जो स्टोइसिज्म जो है एंशिएंट क्लासिक ग्रीस में बहुत फेमस था ये थॉट। Which one of the following is not correct regarding Cicero's philosophy of state? तो इनका जो सिसरो जो है रोमन टाइम के जो है एंशियंट रोमन टाइम के जो थिंकर थे, जिनका कि स्टेट पे खासा, स्टेट की थ्योरी पे काफ़ी दखल है इनका। ये इनका कहना था कि नेचुरल लॉ जो है उस पर बेस्ड होता है, जो रीजन से हम पहचान सकते हैं उसको स्टेट को ऑनर करना चाहिए। जो लॉ बनना चाहिए वो कॉमन गुड के लिए होना चाहिए, इसको रेस पब्लिका उन्होंने कहा, ना कि किसी के इंटरेस्ट में। और कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स्ड होना चाहिए, जस्ट लाइक एरिस्टोटल के जैसा। यहाँ पे देखिए, स्टेट इज डिवाइन एंड टोटलिटेरियन। जैसे ही टोटलिटेरियन दिया आपको, इन्होंने हेल्प कर दिया कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब स्टेट इज ए कॉमनवेल्थ ऑफ पीपल, वो कॉमन भले के लिए ही उसको काम करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। स्टेट इज नॉट ए कैजुअल फेडरेशन ऑफ पीपल, ऐसा नहीं है कि लोग जुटे और स्टेट बन गया। स्टेट इज मीन फॉर कॉमन गुड, ऑफ कोर्स रेस्ट पब्लिक का। 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द इंपेरिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। वी नो कि नॉर्मेटिव अप्रोच हो सकता है, इंपेरिकल अप्रोच हो सकता है, इसमें से कौन सा इंपेरिकल नहीं है? It is descriptive approach as it seeks to analyze and explain. It provides impartial account of political reality, जो जैसा है। Experience is the only basis of knowledge, इसी को positivism कहते हैं। And therefore all hypotheses and theories should be tested by a process of observation. Yes, testable hypothesis होनी चाहिए। Positivism is not an empirical tradition, rather a normative tradition of understanding. ये आपको help करता है इस टाइप की। तो पॉजिटिविज्म इज नथिंग बट एक्सपीरियंस इज द ओनली बेसिस ऑफ नॉलेज। तो पॉजिटिविज्म जो है इंपेरिसिज्म का एक पिलर है। दूसरा पिलर बिहेवियरलिज्म है, ये नॉर्मेटिव बिल्कुल नहीं है, गलत है। 66 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन पर्सपेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। आपको पता है कि 3 ओरिएंटेशन है, इवेल्युएटिव, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव, एज पर आलमंड एंड वर्बा। तो इसमें ये कह रहे हैं कि कौन सा इवेल्युएटिव है। जब आप इवेल्युएट करते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, सो इम्प्लाइंग द ऑथोरिटेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट, नहीं इम्प्लाइंग द जजमेंट। जैसे ही जजमेंट एंड ओपिनियन आता है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। 67 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेवर बीन द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राजस्थान, इसको छोड़ देते हैं आपके लिए। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मीन्ड इन एरिस्टोटल्स फिलॉसफी? तो हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, मतलब कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, नॉन इक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, इसको हम इक्विटी कहते हैं। दैट वाज द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एरिस्टोटल। 69 देखिए, विच स्टैंड ऑफ फेमिनिज्म बिलीव द स्लोगन दैट द पर्सनल इज पॉलिटिकल। ऑफ कोर्स जो रेडिकल फेमिनिज्म को सेकेंड वेव फेमिनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक बार याद कर लीजिए कि ये नारा द पर्सनल इज पॉलिटिकल कैरोल हैनिस ने दिया था। 70 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब इस टाइप का अकवर्ड क्वेश्चन अभी यूजीसी नेट ने भी पूछा था। तो इसमें से ये सब रहे हैं, नाम भी पढ़ लीजिए, लेकिन थॉमस फ्रेडमैन नहीं रहे। फ्रेडमैन देखेंगे तो 3 फ्रेडमैन बहुत फेमस हैं। मिल्टन फ्रेडमैन जो कि लिबर्टेरियन थिंकर है, रॉबर्ट नॉजिक और फ्रेडरिक हैक के साथ में। एंड थॉमस फ्रेडमैन जिन्होंने कि बहुत सारे बुक लिखे हैं। थर्ड कौन है, चेक कर लीजिए।
Who among the following thinker first used the term post industrial? तो पोस्ट इंडस्ट्रियल यूज करने वाले डैनियल बेल थे एज पर द आंसर। और डैनियल बेल जो है वो अपने एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस के लिए जाने जाते हैं, जहां पे कि उनका ये कहना था कि बड़े आइडियोलॉजी के दिन लद गए। अब इस पे विवाद करने से कोई फायदा नहीं कि फासिज्म सही है या सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लिबरलिज्म। अब जो जो हमारे जीवन की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है टेक्नोक्रेटिक वे में, टेक्नोलॉजी से, साइंस से, उस पर ज्यादा बहस होती है। The consistent liberal is an anarchist. Which of the following has said this with regard to the functions of the state? अब ये कहते हैं मिल्टन। अभी देखिए हम लोगों ने फ्रेडमैन को याद किया, मिल्टन फ्रेडमैन जो कि खुद एक लिबर्टेरियन थिंकर थे, जो कि एक तरह का एनार्किज्म की तरफ भी जाता है। तो बस इस पे इतना ही मैं कह सकता हूँ, आप इसको और जो है रिसर्च कर लीजिए। सीबी मैकफर्सन दिखते हैं पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के लिए। 73 देखिए, which of the following were the members of the committee formed on the question of merger integration of state of Bharatpur and Dholpur? तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। 74 देखिए, which of the following nations were responsible for creating the first draft of the UN Charter at the Dumbarton Oak Conference? पहले तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस के बारे में बताता है, डम्बर्टन ओक, जो कि बहुत ही पिकुलियर नेम भी है और इसलिए बहुत ज्यादा सेटर पूछते हैं। ये कहते हैं कि कौन सा कॉन्फ्रेंस जो है वो यूएन को बेसिकली जन्म देता है, उसका नाम है डम्बर्टन ओक कॉन्फ्रेंस। वैसे तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में इसकी बात हुई थी। अब यहाँ आंसर है कि यूएन चार्टर को इस कॉन्फ्रेंस में किस कंट्री ने फ्रेम किया, तो उसमें यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, तो 3 बिग एलाइड पावर है, लेकिन चाइना भी इसमें है। ये बात को आपको ध्यान देना चाहिए, याद कर लीजिए। 75 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। अभी हम लोगों ने देखा 3 ओरिएंटेशन, अब हम लोग 3 जो प्योर टाइप के जो पॉलिटिकल कल्चर हैं, जिसमें पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है। यहाँ पे ये है, इस स्टेटमेंट को पढ़िए और देखिए कि इन दोनों में से कौन सही है। Participant political culture, the member of society tend to be explicitly oriented to the system as a whole and to both the political and administrative structure and process. General statement is sahi hai. They tend to be oriented towards a non-activist role of self in the polity through their feeling and evaluation of such role may vary from acceptance to rejection. ये सब बहुत ही वेग वे में लिखा है। बेसिकली देखिए, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर ये है जहां पे कि आप बिल्कुल अवेयर हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि कौन पार्टी सत्ता में है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, कौन विपक्ष में है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसके अलावा आप इवेलुएट भी कर पाते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, और आप एक्टिव पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन ये नहीं है कि बात बात पे आप सड़क पे निकल आते हैं। आपको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप पे एक तरह का फेथ है और आप उनको काम करने देते हैं जब तक पानी सर से ऊपर ना गुजर जाए। दिस इज ए काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। तो दोनों ही ये कहते हैं सही है, तो मान लीजिए सही है। In which of his book did Hegel philosophically appreciate the bureaucratic system? यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो कि अपनी इथिकल लाइफ या स्टेट या ब्यूरोक्रेसी इन सब को कहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उनके मेजर पॉलिटिकल बुक पे जाइए, फिलॉसफी ऑफ राइट पे, ना कि फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और अदर बुक्स पे। तो इस पे, क्योंकि ये इनका पॉलिटिकल थेसिस है। सो डियर स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में, क्योंकि ये इतना थकाने वाला है 150 क्वेश्चन, मैं यहाँ पे यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। फिर अगले वीडियो में जो है बाकी बचे हुए 74 क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे। सो ओके डियर स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा एक थकाने वाला एक्सरसाइज, लेकिन ये और आरपीएससी ऐसे पेपर हैं जो कि मदर पेपर जैसे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डीप ले जाते हैं। तो इसलिए भी मुझे थकान तो हुई है, लेकिन आई होप कि इसको आप बहुत गौर से देखेंगे, कई बार देखेंगे, नोट बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका जो चैनल है वो एक क्रूशियल फेज में है, इसको 1.5 लाख सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द ले जाएं, तो थोड़ी और अच्छा चैनल के लिए, कम्युनिटी के लिए होगा। लोगों को बताएं। आप एक जो व्यक्ति हमारे मेंबर हैं वो कितने को बता सकते हैं भी सोशल मीडिया में, कोरा पे लिखें, व्हाट्सएप पे लिखें, ब्लॉग लिखें, बताएं लोगों को, बस बताएं, और जो सही आपको लगता है वो बताएं। यस, और यदि आप प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मैंने कहा है कि सभी एग्जाम के लिए, इवन यदि आप मैं तो कहूँगा यदि मेरे जो स्टूडेंट PSIR का मेन लिखने की कर रहे हैं वो भी इन क्लासेस को सुने। एक प्रयास है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई ऐसा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्लास नहीं हो सकता है,
लेकिन ये एकदम इंटेंसिव क्लास होगा जिसमें कि स्टूडेंट और टीचर मिल करके जो है समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपना नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com पे आप भेजें, आगे आपको बताया जाएगा। इस तरीके से आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पेपर भेज सकते हैं, कोई भी। मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि यदि आप कोई पेपर भेजते हैं तो उसको एनालाइज करूं। चलिए मिलेंगे बहुत जल्द किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा, टेक केयर।